हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीट बाय अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET 2024 प्लस बोर्ड एग्जाम जो कि आपकी क्लास 12th में आप देने जा रहे हो। ठीक है, तो दोनों ही एग्जाम की प्रिपरेशन हम कैसे करें, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब बात करते हैं किसकी कि सबसे पहले बच्चों के जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों के जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं वो कॉमन क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जो आपके दिमाग में भी जरूर जरूर से आ रहे होंगे, और जरूर से आ रहे होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि यस मैम आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे क्वेश्चन जो है वो इसी तरह के आ रहे हैं। ठीक है, हमारे दिमाग में। सो फर्स्ट है प्रिपेयर फॉर बोर्ड ओनली। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या हमें इस टाइम बोर्ड पर फोकस करना चाहिए, क्या हमें सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन करनी चाहिए ओनली, केवल CUT की बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रिपेयर फॉर CUT या फिर हमें CUT की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन क्वेश्चन है कि बोर्ड एग्जाम करें पहले या फिर CUT करें, या बोर्ड एग्जाम ही करें CUT बाद में करेंगे। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू प्रिपेयर बोर्ड एग्जाम एंड CUT टुगेदर। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि 99% बच्चों का, स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि बोर्ड एग्जाम प्लस CUT को दोनों को इकट्ठा हम प्रिपेयर कैसे करें, है ना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्या है, इज बोर्ड एंड CUT सेम। क्या बोर्ड एग्जाम और CUT सेम होता है? तो देखो CUT के बारे में अभी अभी बहुत बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है बच्चों को, है ना, क्योंकि 2022 में स्टार्ट हुआ था। पहले पता भी नहीं था कि CUT जैसा भी कुछ एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्योंकि पहले ये चलता ही नहीं था, पहले ये अप्लाई नहीं किया गया था। राइट, ये तो अभी 2 साल से 2022 से, फिर 2023 में हुआ, अब होने वाला है 2024 में। तो हमने देखा कि 2020 में बहुत ही मतलब कम बच्चे, करीब जो है 12-13 लाख बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। राइट, फिर 2023 में ये 17 से 18 लाख हो गया। तो आने वाले टाइम में हो सकता है ये 20 से 25 लाख आ जाए 2024 में CUT का एग्जाम। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि क्या बोर्ड एग्जाम और CUT दोनों सेम होते हैं? टाइम नीडेड फॉर बोथ, कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, CUT को या बोर्ड में, दोनों को अलग अलग के कितना कितना टाइम देना है। ये सारे कॉमन क्वेश्चन है जो आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे। क्लियर? अब इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम एक एक करते जानेंगे कि क्या क्वेश्चन के इनके आंसर होने वाले। पहले हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं, दोनों का सिलेबस क्या सेम होता है, अलग अलग होता है, क्या दोनों के मार्क्स सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके डिफरेंसेस को हमें जानना है। ठीक है, कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, सबसे पहले हम बोर्ड एग्जाम पर बात करते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम पर बात करते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में हम देखेंगे आंसर राइटिंग। अब देखो आंसर राइटिंग, सबसे पहले दोनों के आंसर राइटिंग हम यहां पर कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। कहां पर, CUET और बोर्ड एग्जाम के दोनों के आंसर राइटिंग में आपको बताऊंगे कि कैसे कैसे आपको करने हैं। अब बात करते हैं बोर्ड एग्जाम की। तो आंसर राइटिंग में आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन और आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों भी आते हैं, जिसमें MCQs भी, ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे और आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे आपके राइटिंग, जो आंसर राइटिंग है तो वो आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के आंसर्स आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखने हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा सिर्फ बोर्ड एग्जाम में लिखने, आपको CUT का थोड़ा सा फंडा अलग रखिए। अभी अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको सब्जेक्टिव आंसर्स भी लिखने होंगे। अब मान लो कई बार ऐसा होता है कि कोई पॉइंट हमें याद आ रहा है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो क्या होता है कि आपने एक बार ठीक कर दिया। ठीक है, अब 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उन 4 ऑप्शन में से आपको पता है कि इसका B आंसर सही है, तो B आंसर सही है तो बिल्कुल सही है, गलत है तो बिल्कुल गलत है। मतलब उसमें एक सटीक आंसर आपको देना होता है, गलत या सही का। ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्टिव आंसर में क्या करते हैं कि हमें एक टॉपिक पता है और उसी को इलेबोरेट कर देते हैं, है ना, उसी को ही हम डिफाइन कर देते हैं। कि मान लीजिए आप का कोई भी साइंस का है या कॉमर्स का है या आर्ट्स का है, कि अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। अब आपको ये पता है कि बहुत सारे इसके रीजन थे, क्लाइमेट रीजन थे, ये बहुत सारे थे, आपको एक वर्ड पता है, एक कीवर्ड पता है, तो आप उसको डिफाइन कर दोगे। मतलब यहां पर नंबर कटने की गुंजाइश नहीं होती, कुछ ना कुछ लिखोगे तो आपको नंबर दिए जाएंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सिलेबस। क्या दोनों का सिलेबस सेम होता है या अलग अलग होता है? तो बिल्कुल मैं बता दूं बच्चे, अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं, NCERT पढ़ रहे हैं, या फिर आप स्टेट बोर्ड से हैं, या फिर आपका जो बोर्ड है वो स्टेट बोर्ड है, तो दोनों में बच्चे डिफरेंस है। क्योंकि स्टेट बोर्ड वालों को भी NCERT फॉलो करनी है। किसके लिए? NCERT किसके लिए?
CUET के लिए, राइट। तो स्टेट बोर्ड वालों के थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत उनको ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका स्टेट बोर्ड की जो बुक है, जो भी उन्होंने बुक लगा रखी है अपने स्टेट बोर्ड में जो भी पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि CUET में बिल्कुल क्लियर कट बताया गया है कि यहाँ पर आपके NCERT को ही फॉलो किया जाएगा, NCERT पढ़नी है, NCERT से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे CUET में। जबकि हम बोर्ड एग्जाम में देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपका जो सिलेबस होता है वो आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग ही आपको दिया जाता है, उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी NCERT में आपके हिस्ट्री से, आपके पॉलिटिकल साइंस से, ज्योग्राफी से, इनसे, साइंस से, कॉमर्स से कुछ चैप्टर्स रिमूव कर दिए गए हैं। लेकिन अब आपको सबसे पहले ये जानना है कि कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन से चैप्टर नहीं आ रहे, ठीक है। तो कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे, तो नहीं आ रहे तो उनको तो बिल्कुल ही टच नहीं करना है, जो आ रहे हैं, ठीक है, जो आ रहे हैं आपको उन्हीं को फोकस करना है। क्लियर है बात? ऐसा नहीं कि पूरी किताब आपको पढ़नी है NCERT की या स्टेट बोर्ड की, कुछ चैप्टर उसमें रिमूव होंगे जो भी आपके स्टेट बोर्ड में रिमूव है, तो आप वो रिमूव्ड सिलेबस को, चैप्टर को नहीं पढ़ोगे, लेकिन जो चैप्टर आ रहे हैं आपको उन पर फोकस करना है। और रही बात NCERT की, उसमें 2-3 चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है, वो चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। बात हो गई क्लियर? 2 पॉइंट हो गए क्लियर कि आंसर राइटिंग उसमें आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आएंगे, जबकि CUET में आपका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ये मैं आपको आगे भी बताऊंगी। नेक्स्ट आता है कवरेज द सिलेबस, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, फटाफट से अपने सब्जेक्ट को, अपने सिलेबस को कवर करना है कि कैसे कवर करना है, कि जो जो चैप्टर आ रहे हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, सबसे पहले हमें उनको कवर करना है। जो जो चैप्टर, अब CUET की सबसे पहली बात ये सुनो, CUET में जो चैप्टर रिमूव्ड चैप्टर हैं, जो रिमूव्ड चैप्टर हैं वो भी आपके आने हैं, तो वो भी आपको पूरा ओवरऑल करना है CUET में। इसमें आपकी कोई गुंजाइश नहीं है कि जो डिलीटेड चैप्टर है NCERT से वो आपको नहीं पढ़ने, नहीं, वो भी पढ़ने हैं। तो आपको बोर्ड एग्जाम और CUET का सिलेबस पता चल गया। बोर्ड एग्जाम में आपके डिलीटेड पोर्शन को आपको वो नहीं करना है, पढ़ना नहीं है, जबकि आपका CUET एग्जाम में जितने भी चैप्टर्स है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर, वो रिमूव्ड नहीं होंगे, उसमें से सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, उसमें अच्छी तरह से आपको एक पकड़ समझ बनानी होगी, अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। रिक्वायरमेंट मैंने क्या कहा कि कवरेज ऑफ द सिलेबस, ठीक है। कवरेज ऑफ सिलेबस का मतलब होता है कि किस तरह से हमें सिलेबस को कवर करना है। अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास बोर्ड एग्जाम आपके हो जाएंगे 15 फैब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये 15 फैब से अगर बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं 15 फैब, यानी कि 15 फैब से और आपके 10th अप्रैल तक चलेंगे, ठीक है, 10th अप्रैल तक चलेंगे, और आपके जो ये एग्जाम है पूरे 55 डेज तक चलेंगे। अब बिल्कुल आप ये देखिए कि करीब करीब से 2 महीने जा रहे हैं आपके, है ना। तो आपको क्या करना है, फैब से पहले पहले अपना पूरा सिलेबस कवर कर लेना है। फैब से पहले पहले पूरा सिलेबस कवर करके रिवीजन मारनी है आपको, रिवीजन करके फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने हैं। तो आप ये लगा लीजिए मोटे मोटे तौर पर कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जनवरी तक का टाइम है, ठीक है, सिर्फ और जनवरी का भी नहीं, दिसंबर का, क्योंकि जनवरी में आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, प्री बोर्ड्स होंगे, ये होंगे, तो ये जनवरी का महीना भी कट कर लो, ठीक है, उसको भी कट कर लो। तो हमारे पास क्या है, सिर्फ दिसंबर का महीना है, ठीक है, दिसंबर तक है। तो अभी क्या है आपका, अभी है आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो आपके पास कितने टोटल ओवरऑल मिलाकर चलूं तो मोटा मोटा सा 4 महीने बचे हैं। अब इन 4 महीनों में आपको बोर्ड एग्जाम प्लस CUET की तैयारी कैसे करनी है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे कॉमन क्वेश्चन, क्लियर है। तो इन 4 मंथ्स में आप दोनों की एग्जाम, दोनों ही एग्जाम्स को की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स है, ठीक है। तो 4 मंथ्स में आप हमें क्या करना है, हमें सिलेबस को कवर करना है। रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रैक्टिस, कितनी हमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी अपना सिलेबस कवर करने के बाद, ये भी आपको मैं आगे बताऊंगी। लेवल ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर हम अभी बताने वाले हैं। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब चलते आगे कि आपके सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डोमेन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अगर बात करूं किसकी, आर्ट्स के डोमेन सब्जेक्ट की, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, म्यूजिक एंड मल्टीमीडिया एंड द मास कम्युनिकेशन एटसेट्रा, ठीक है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसे आपके कॉमर्स के होंगे, ऐसे आपके साइंस के होंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने सब्जेक्ट देखने कौन कौन से, उसके हिसाब से फिर हमें उनके सिलेबस देखने हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं अपना थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर पर हम यहाँ पर बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है, ठीक है। वैसे तो आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि क्या होता है बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, कि आपके इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चंस आएंगे, क्लियर, दोनों क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 1 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, 8 मार्कर क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। किसमें, आपके बोर्ड एग्जाम की बात कर रही हूं मैं, राइट। 1 मार्कर में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो 1 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर और 8 मार्कर, राइट। इसी में आपका मैप भी इंक्लूड हो जाएगा, राइट। नो नेगेटिव मार्किंग, ये याद रखना, बोर्ड एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये सबसे बड़ा
प्लस पॉइंट है, राइट। टोटल कितने मार्क्स का होता है? ये टोटल होता है आपके 80 मार्क्स का। टाइम कितना दिया होता है? 3 आवर्स। तो ये मोटा मोटा हमने क्या लगा लिया, बोर्ड एग्जाम पेपर का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हमें पता चल गया। अब बात करते हैं सीयूईटी डोमेन पेपर की, ठीक है। अभी हमने ये देख लिया, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा मोटा मोटा अंदाजा लगा लेते हैं कि सीयूईटी का क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। अगर मैं बात करूं डोमेन सब्जेक्ट की, तो डोमेन सब्जेक्ट में टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 50, उसमें से आपको 40 करने होते हैं, ठीक है। 5 मार्कर्स क्वेश्चन जो है, मतलब ईच आंसर, हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये एमसीक्यू की फॉर्म में होंगे और हर एक एमसीक्यू कैरी करेगा आपके 5 मार्क्स, ठीक है। कितने कैरी करेगा? 5 मार्क्स। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग है। ये याद रखना, गलती से तुक्का लगाया और वो तुक्का आपका गलत हो गया तो याद रखना 5 नंबर तो तुम्हारे वैसे चले जाएंगे, 5 मार्क्स तो तुम्हारे वैसे चले जाएंगे, साथ में आपको -1 की और पेनल्टी लग जाएगी। कहने का मतलब 6 मार्क्स गए आपके। गलती से भी तुक्का लगाने वाली ट्रिक को बिल्कुल फॉलो मत करना कि एबीसीडी कर दिया, अकड़ बकड़ कर दिया, ठीक है। तो ये वाले तुक्का नहीं चलेंगे। आपको एक सटीक जानकारी लेकर जानी होगी, एक सटीक अंडरस्टैंडिंग लेकर जानी होगी, तब जाकर आप इस तरह से अपने सीयूईटी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। टोटल मार्क्स कितने होते हैं ये बच्चे? 200 मार्क्स का होता है। मतलब कि 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन ईच होगा, तो कितना होगा? 40 × 5 कितना हो गया? 200, राइट। अब क्या करना हमें? टाइम कितना मिला है इसमें? हमें टाइम मिला है सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स। मतलब 45 मिनट्स में हमें 40 क्वेश्चन करने। तो ये सोचो कि स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए, है ना। तो सीयूईटी के एग्जाम के लिए आप देख रहे हो ना कि आपको कितने अच्छे से प्रिपेयर करना है। भाई सारी चीजें आपको देखनी है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, स्पीड भी बढ़ानी है, एक्यूरेसी भी बढ़ानी है। अगर आपके 1-2 मार्क्स या पॉइंट से भी आप पीछे रह गए ना, इसका मतलब ये कि पॉइंट से कोई और बच्चा तुमसे आगे जा रहा होगा। इस बार कॉम्पिटिशन बहुत बहुत बढ़ेगा बच्चे, इसलिए हर टॉपिक के हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है आपको, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो आपके पास तो हर टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि एक सही इंफॉर्मेशन लेकर जाओगे तभी जाकर आप सीयूईटी जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत आने वाले टाइम में बहुत बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है। तो दोनों एग्जाम क्वेश्चन पेपर का हमने, दोनों एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हमने समझ लिया, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं किसके? सीयूईटी की अदर सब्जेक्ट की, ठीक है। सीयूईटी के अदर सब्जेक्ट की, तो जैसे हमने आपके बोर्ड एग्जाम में हमने देखा कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं आपके, चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, तो कौन कौन से अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से तो आपको वो प्रिपेयर करने होते हैं जो अभी आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सीयूईटी में दूसरे सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी होगी, 2 लैंग्वेज, मतलब दोनों में से आपको एक चूज करनी है। फिर उसके बाद जनरल टेस्ट भी आपको देना होता है। जनरल टेस्ट में आपको क्या क्या चीजें आ जाएगी? जनरल नॉलेज आ जाएगी, करंट अफेयर्स आ जाएंगे, रीजनिंग आ जाएगी, क्वांट आ जाएगी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट। तो ये सारी चीजें, मतलब मैथ भी आएगा आपका, रीजनिंग भी आएगी, साथ में आपको करंट अफेयर्स भी लर्न करने होंगे, जनरल नॉलेज भी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। अब देखो, ये बात आप बिल्कुल सोच लो, अपने दिमाग में बिठा लो कि डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हम वो बोर्ड एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हो। तो बोर्ड एग्जाम को इस तरह से प्रिपेयर करो ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो, आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 70% हम अपने बोर्ड एग्जाम में अपना सीयूईटी का सिलेबस कवर कर चुके हैं। जो बच्चे एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, जो बच्चे एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी में जो रिमूव्ड चैप्टर है, मान लीजिए 30% रिमूव्ड है, 70% आपका बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, तो 70% की कहानी तो हमारी यही खत्म हो गई ना, यही कंप्लीट हो गई। बचा कितना? 30% में आपको इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है ताकि आप वो 30% को सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर सको, तो टोटल आपका 100% कवर हो जाएगा, राइट। अब हम क्या मानते हैं? 60 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ द 75, ठीक है। अब आपको जीटी इंग्लिश में क्या करना होता है कि 75 आपको टोटल दिए होते हैं, उसमें से आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट में मैंने क्या कहा? 50 क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन आपको इसमें जीटी में बात कर रहे हैं कि 75 क्वेश्चंस दिए होते हैं जीटी इंग्लिश में, और आपको क्या करने हैं? 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट आता है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन, ये टेस्ट होता है आपका पेन पेपर पे, ये नहीं होता ऑफलाइन। जैसे पेन पेपर पर आपने बोर्ड एग्जाम दिए ना, वो एग्जाम वैसे नहीं होता है। ये आपका सीबीटी टेस्ट होगा, किसका? सीयूईटी का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि आपको सिस्टम पर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या किया? टाइम अलॉटेड द 60 मिनट, तो इसके लिए आपको 60 मिनट्स दी जाएंगी, 60 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट दी जाएगी। क्योंकि यहां पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन, जो थोड़ी सी इतनी सी रिलैक्सेशन दी हो, वो किस लिए? क्योंकि क्वांट में, रीजनिंग में थोड़ा सा सॉल्व करने में बच्चों को टाइम लगता है, इसलिए यहां पर थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड किया गया, ठीक है। लेकिन अभी भी आपको क्या करना है? कुछ सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, इसमें टाइम बच्चे थोड़ा सा बढ़ाया गया है ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो,
ठीक है, वो हम आपको बता देंगे कि किसमें कितना टाइम लगता है, राइट। अब हम क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर द डोमेन सब्जेक्ट। तो अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। हमने डिफरेंसेस पढ़ लिए, ठीक है, हमने सिलेबस कवर कर लिया कि कौन कौन से सिलेबस में, हमने क्वेश्चन पेपर पर पैटर्न पर बात कर ली कि किसके CUET के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये सारी हमने चीजें पढ़ ली है, ठीक है, क्या क्या होने वाला है उसमें। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजीज टू प्रिपेयर द डोमेन सब्जेक्ट। पहले तो हम बात करते हैं अपने बोर्ड एग्जाम की, ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं किसी बोर्ड एग्जाम प्लस CUT क्योंकि इसमें दोनों ही आपको डोमेन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो NCERT कुछ नहीं करना, कोई बुक नहीं खरीदनी, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको NCERT को फॉलो करना है। अब मैंने क्या कहा, जो बच्चे स्टेट बोर्ड के हैं उनको CUT के लिए अपनी NCERT बाद में पढ़नी पड़ेगी, इसलिए आपको क्या करना है, अभी से लग जाओ अपने CUT में, क्योंकि बाद में टाइम बहुत ही कम रहेगा, अप्रैल से लेकर मई तक में, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में मई 2024 में पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि मई 2024 में आपका CUET का एग्जाम होने वाला है। अप्रैल में आपके बोर्ड के एग्जाम खत्म होंगे, मई में आपका CUT का एग्जाम हो जाएगा। तो सोचो जरा कितने हार्डली कितने टाइम मिला, 20-21 दिन, 18 से 20 दिन, ठीक है। तो अब 18 से 20 दिन में क्या आप पूरी CUT की तैयारी कर लोगे? सोच कर देखो बच्चे, आपका सपना तो आपने इतना ऊंचा सोचा है, लेकिन आपने उस सपने को साकार करने के लिए, उस सपने को पाने के लिए आपने उतनी मेहनत नहीं करी जितनी आपको उस सपने तक जाने के लिए, उस मुकाम तक जाने के लिए आपको स्ट्रगल करना है। उस लेवल का स्ट्रगल आपने सोचा नहीं है, मेहनत नहीं सोची कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। और आप ये देखिए कि इस बार मैंने बताया ना कि कंपटीशन बहुत बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत एक बड़े लेवल पर एग्जाम होने वाला है, इसलिए आपको अपने आप को कैसे आगे निकालना, इतनी बड़ी भीड़ में से कैसे आगे निकाल पाओगे? सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है, आपकी नॉलेज का, आपकी अंडरस्टैंडिंग का। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेकर जाओगे उतनी ही अच्छे से आप अपना CUT का प्लस अपना बोर्ड एग्जाम दोनों को दे सकते हो। तो कहने का मतलब ये कि चाहे आप बोर्ड एग्जाम में हैं, चाहे आप CUT का एग्जाम दे रहे हो, तो दोनों के लिए आपको NCERT फॉलो करनी है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड द सिलेबस द फर्स्ट। तो सबसे पहले हमने सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है कि सिलेबस में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। कवर ऑल द सिलेबस इन डेप्थ स्टडी। तो आपको सभी, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा है, तो उसको हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को बहुत ही डेप्थ में पढ़ना होगा, क्योंकि पता नहीं होता कि क्वेश्चन कब कहां से कैसे आ जाए, ठीक है। तो हर टॉपिक को बहुत ही डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, गहराई से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ज्यादा हम इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। जितने ज्यादा हम MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, उतनी ही ज्यादा हमारे अंदर परफेक्शन आती जाएगी। अब ये जो MCQs क्वेश्चन है, ये आपके CUT में भी आएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में भी, आपको भी पता है। जैसे अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में 21 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में 21 मार्क्स के आपके 1 मार्क का क्वेश्चन आते हैं, MCQs ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, राइट। और CUT में तो टोटल ही MCQs आते हैं, राइट। तो बोर्ड एग्जाम प्लस CUT के लिए, दोनों के लिए ही ये MCQs बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। अब आप ये सोचिए कि आपको 33 नंबर लेने हैं, ठीक है। 33 में से आप ये देखिए कि 21 नंबर का तो आपको वही हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हो गए, ठीक है। तो इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आपको फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि यही एक तरह से स्कोरिंग होगा आपका बोर्ड एग्जाम में भी और CUT में तो है ही है, राइट। उसके बाद बी अपडेटेड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड द नोटिफिकेशन। अब आपको क्या करना है, आपको अपडेट रहना है। CUT के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आती है, बोर्ड के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आती है, तो वो टाइम टू टाइम अपने मेन वेबसाइट पर जाकर के चेक करते रहना। वैसे हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिर भी आप ही एक बार चेक करते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट नाउ, अभी नहीं तो कभी नहीं। भाई अभी से देखो, कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि यार अभी से क्या करना, CUT बाद में करेंगे ना, अभी तो अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं। बच्चे आपने बिल्कुल सही सोचा, मैं आपकी सोच को गलत नहीं ठहरा रही हूं, बिल्कुल सही सोचा। लेकिन आप ये सोचिए, ये जो क्वांट रीजनिंग वाला पार्ट है, क्या तुम इसको 18 से 20 दिन में परफेक्ट हो जाओगे इसके लिए? नहीं ना। ये सोच रहे हो कि हम CUT की तैयारी बहुत बाद में करेंगे, जब CUT बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा तब तो इतना टाइम रहेगा नहीं, तो फिर क्या करोगे? बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि GT इंग्लिश को यहाँ पर एक ऐसा वो बताया गया है, सब्जेक्ट बताया गया जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से डिफर करते हैं। डोमेन तो एज इट इज आपने तैयार कर लिए, लेकिन GT इंग्लिश का सिलेबस जो है, GT तो बिल्कुल आपने अपने बोर्ड एग्जाम में पढ़ी ही नहीं है, ठीक है। जनरल टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स पढ़ा आपने बोर्ड एग्जाम में? नहीं पढ़ा। क्या आपने क्वांट रीजनिंग किया? नहीं किया। क्या आपने ये चीजें की, जीके पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी, क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम में आते ही नहीं है, तो हम इसको पढ़े भी नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी से ही 4 महीने रहे आपके बोर्ड एग्जाम के, और आपके CUT एग्जाम में जो कि मई में होने वाला है, तो आप ये लगा लीजिए, मोटा मोटा सा अगर आइडिया ले तो
महीने आपके सीयूटी के रह गए हैं, ठीक है, 4 मंथ्स रह गए आपके बोर्ड एग्जाम के और 5 मंथ्स रह गए आपके सीयूटी के। तो अब इन दोनों में आप क्या करने वाले हो, ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, तो तैयारी अभी से स्टार्ट करो। अभी से ये सोच रहे हो कि मैं तो बाद में करूंगा, तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो बच्चे, क्योंकि सीयूटी में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप अच्छे से प्रिपरेशन बाद में कर सको। तो अभी से लग जाओ अपना सीयूटी की प्रिपरेशन में, क्योंकि सीयूटी में डोमेन सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से तैयारी करोगे आप, मुझे पक्का पता है, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में भी पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन सीयूईटी में थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा जीटी इंग्लिश में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर द जीटी। अब देखो ये स्ट्रेटेजी आपकी क्या होने वाली है, जनरल नॉलेज में क्वांट एप्टीट्यूड रीजनिंग द स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद द बेसिक। आपको क्लास 6 से लेकर के, ठीक है, क्लास 6 के जो बेसिक आइडिया, 6 से भी क्या कहूं कि 5th से ले लीजिए, तो 5th में आपके ये क्या होते हैं, मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं कि टाइम स्पीड का, ठीक है, कि जो आपका वो होता है कि एक ट्रेन इतनी बजे से इतने बजे तक चली, ठीक है, कैलेंडर होता है। तो ये जो बेसिक मैथ्स होता है ना, बिल्कुल बेसिक लेवल से जो मैथ होता है, यही आपको करने हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करने, और बेसिक से स्टार्ट करने का हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए जितना तुम डिले करोगे उतना तुम्हारे लिए वो चीजें डिले होती चली जाएंगी, राइट। अब हमें मैथ नहीं आती है क्योंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट है ही नहीं, तो मैथ में हमें प्रॉब्लम होगी। रीजनिंग को सॉल्व करने, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको फटाफट सॉल्व करने होंगे, कैलेंडर आपको दिया होगा, बताओ उसका ब्लड रिलेशन है, उसका उसके साथ में क्या रिलेशन है, सोचना पड़ेगा ना। लेकिन वहां पर इतना टाइम नहीं होता है कि आप सोचोगे तब जाकर आंसर करोगे। तो इसमें क्या करना है, आपको पकड़ बनानी है आपको अभी से। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वांट और रीजनिंग की, उतनी ज्यादा परफेक्शन आएगी। मोस्टली बच्चे फंसते हैं क्वांट में, मोस्टली बच्चे फंसते हैं रीजनिंग में। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहां फोकस करना है क्वांट और रीजनिंग पे, ठीक है। जीके भी आप थोड़ा बहुत सुन लेते हो, पढ़ लेते हो, ठीक है, न्यूज वगैरह देख लेते हो, लेकिन जो रीजनिंग और जीडी में आपकी, क्वांट में आपकी जो प्रॉब्लम होने वाली है, फेस करोगे वो यहीं से अपना अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में इतना टाइम नहीं मिलेगा, राइट। तो करंट अफेयर्स रीड द, तो क्या करना है आपको, डेली थोड़ा थोड़ा हैबिट डाल लो अभी से कि आपको डेली अपना न्यूज़पेपर पढ़ना है, या फिर इससे कर सकते हो इंटरनेट से भी इन शॉर्ट एक एप्लीकेशन होती है, तो वहां से भी आप उसको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ये मैंने स्ट्रेटेजी बताई है किसकी, जीटी प्लस लैंग्वेज की। किसकी बताइए, जीटी प्लस लैंग्वेज की स्ट्रेटेजी बताई है। तो आपको क्या करना है, अब हम बात करते हैं किसकी, टाइम टेबल की, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी स्ट्रेटेजी का। टाइम टेबल पर बात करते हैं, तो टाइम टेबल पर 6 आवर स्कूल। तो मान लीजिए आपने 6 घंटे स्कूल में दिए, 8 बजे जाते हो, 2 बजे आ जाते हो, ठीक है, 3 बजे आते हो, 2 बजे आते हो, 9 बजे जाते हो, 3 बजे आते हो। कहने का मतलब ये कि आपने 6 घंटे अपने स्कूल को दिए, ठीक है। 6 घंटे में ठीक, अब आपको क्या करना है, घर पर आकर थोड़ा सा रेस्ट भी करना है। रेस्ट करके आपको ट्यूशन व्यूशन जाना है, तो ट्यूशन अभी बंद कर दीजिए, ठीक है, ट्यूशन अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि ट्यूशन जाओगे फिर वहां पर आपको क्या कि बोलोगे कि मैडम ट्यूशन में तो पढ़ना ही है। अभी बताऊंगी कि आपको क्या करना है। ट्यूशन जा रहे हो तो क्या करना है, ट्यूशन से बेटर तुम अपनी स्टडी को सेल्फ स्टडी करोगे तो वो ज्यादा अच्छे से होगा, ठीक है। और अभी मैं बताऊंगी आगे कि आपको ट्यूशन के अलावा और क्या क्या चीजें करनी है। एटलीस्ट 1 आवर टू जीटी प्लस इंग्लिश, तो आपको कम से कम 1 घंटा जीटी इंग्लिश को देना है, कम से कम 1 घंटा जीटी को, कम से कम 1 घंटा इंग्लिश को, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट तो हमारे प्रिपेयर हो रहे हैं ना, स्कूल में भी हो रहे हैं और अच्छी तरीके से हम उनको समझ भी रहे हैं। तो आपको क्या करना है, दिन में 2 घंटे तो ऐसे निकालने हैं जो कि 1 घंटा जीटी और 1 घंटा लैंग्वेज, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश है या हिंदी है। एटलीस्ट 2 आवर्स डोमेन सब्जेक्ट, और 2 घंटे निकालने हैं आपको किसमें, अपने डोमेन सब्जेक्ट में। अब बोलोगे मैडम 6 घंटे तो हम स्कूल में पढ़ के आए, पक्का पढ़े हो 6 घंटे? नहीं ना, थोड़ी सी मस्ती भी की होगी, ठीक है, थोड़ा सा जो है इधर उधर जाके, और कभी टीचर लेट आ जाती है, कभी आप वॉशरूम चले जाते हो, पानी पीने जाते हो, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ ना। कहने का मतलब ये कि घर आने के बाद आपको 2 घंटे अपने डोमेन सब्जेक्ट को देने हैं, 1 घंटा, और 1 घंटा आपको जीटी को, 1 घंटा आपको इंग्लिश को, ठीक है। उसके बाद वॉच द वीडियो फ्रॉम अड्डा 24/7। अगर आपको, मैंने क्या कहा, ट्यूशन व्यूशन मत जाइए, अपना वो टाइम भी बचाइए, अपनी मनी भी सेव कीजिए। अगर आपको कोई कंसेप्ट समझना है, चाहे आप जिस भी स्ट्रीम के हो, तो आप अड्डा 24/7 के जिस भी स्ट्रीम से हो, तो आप उनकी वीडियोस देख सकते हो, अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या करना है, कंसेप्ट क्लियरेंस के बाद में फिर आपको लगानी है अपनी प्रैक्टिस, ठीक है। अब इन्हीं सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, क्या कि सेट योर टारगेट। सबसे पहले आपने टारगेट सेट करना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी, कि कॉमन सी प्रॉब्लम ये है कि 6 घंटे आपने स्कूल में दिए, फिर 2 घंटे मैडम आपने जीटी इंग्लिश के बता दिए, 2 घंटे हमारे उसमें, सारे दिन तो हमारा पढ़ाई में निकल गया। बच्चे अगर तुम अभी से तैयारी नहीं करोगे तो बाद में कैसे करोगे? थोड़ा सा अभी से प्रिपेयर कर लो,
अभी से स्ट्रगल अपना स्टार्ट कर दो, अभी से अपनी मेहनत करना स्टार्ट कर दो, फिर बाद में तो आपको आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज, टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन मिलना है। ये भी तो आप देखिए ना कि आपने टारगेट कितना ऊंचा सोचा हुआ है, कितना बड़ा एम रखा है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में, हिंदू में, मिरांडा में, ठीक है, हंसराज कॉलेज में, ठीक है, और ऐसे ही तो टॉप कॉलेजेस सेंट स्टीफन में मुझे जाना है, मुझे वहां एडमिशन लेना है। अब वहां एडमिशन तो बच्चों को ऐसे मिलेगा नहीं, 99% तक कट ऑफ जाती है, उससे भी हाई जाएगी। तो सोचकर देखो कि आपको 99.9% लाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, कितना एफर्ट करना होगा। और ये एफर्ट 1 या 2 दिन का नहीं है, ये पूरे 4 से 5 महीने का एफर्ट होगा। यूपीएससी में बच्चे क्लियर करते हैं, कैसे करते हैं? 18-18 घंटे, 20-20 घंटे, दिन के 24 घंटे होते हैं, तो 18-20 घंटे वो अपनी स्टडी में निकाल देते हैं। और तुम क्या कर रहे हो? 6 घंटे अपना स्कूल में दिया, थोड़ी बहुत मौज मस्ती भी करते हो, आकर मैंने कहा ना कि 1-2 घंटा आप अपना रेस्ट भी कीजिए। अगर आपके पास टाइम, अगर आप नाइट रीडर हो, ठीक है, कि रात में पढ़ने का आपको लगता है कि मैं रात में पढ़ता हूं, तो आप नाइट में पढ़िए। अगर आप लगता है कि मैं सुबह पढ़ना हूं, मैं मॉर्निंग रीडर हूं कि मैं मॉर्निंग में पढ़ता हूं, तो आप उस तरह से अपना टाइम टेबल को सेट कीजिए। अब 2 घंटे आपको देने अपनी जीटी इंग्लिश को, 2 घंटे देने आपको डोमेन सब्जेक्ट को। अब डोमेन सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं, कौन से आपको डिफिकल्ट लगते हैं, तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पहले उठाना है और ईजी को बाद में लेकर चलना है। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको टारगेट सेट करना है कि टारगेट आपका कितना है। बोर्ड टारगेट मेरा 90 प्लस स्कोर करने का है, और मेरा सीयूटी में तो मुझे 100% स्कोर करना है, मुझे, ठीक है, 100% स्कोर करना है, राइट। तो आपने 90 से 100 के बीच में अपना टारगेट सेट किया है। इन ऑल सब्जेक्ट प्रिपेयर योर माइंड टू वर्क हार्ड। तो अभी से अपना माइंड प्रिपेयर कर लो, वर्क हार्ड करना है आपको, कठिन परिश्रम करना है, कड़ी मेहनत करनी है। जब मेहनत करोगे तभी तो जाकर चीजों को अचीव कर पाओगे, अदरवाइज तो भूल जाओ कि बिना मेहनत किए बेड पर बैठे हो, सोफे पर बैठे हो, ठीक है, मौज मस्ती कर ली और भगवान आएगा आपको थालियां परोस करके आपको मार्क्स दे देगा। बिल्कुल नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जितना मेहनत करोगे उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, राइट। उसके बाद अंडरस्टैंड द सिलेबस, ठीक है, और सिलेबस को आपको पता ही कि सारी चीजें मैंने बता दी थी किस तरह से आपको सिलेबस को करना है, ठीक है। अब आपके लिए क्या है, इफ देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो प्रोग्रेस। अगर तुम स्ट्रगल नहीं करोगे ना तो आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, भूल जाओ कि आपकी प्रोग्रेस होगी। तो जितना आप अच्छे से स्ट्रगल करोगे उतना ही आप ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस करोगे, ठीक है। अब इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, ठीक है, अड्डा 24/7, यानी कि हम श्रेष्ठा बैच में आपके ये सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दी जाएंगी। मैंने सबसे पहले क्या बताया, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें करवाई जाएगी, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पर, चाहे वो एनटीए का लेटेस्ट पैटर्न है, चाहे वो सीयूटी का, चाहे वो आपके एनसीईआरटी का लेटेस्ट पैटर्न है, मतलब आपके सीबीएसई का, ठीक है। तो सीबीएसई और एनटीए के लेटेस्ट पैटर्न पर आपको ये सारी चीजें करवाई जाएगी। इसमें आपके श्रेष्ठ बैच में आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस दी जाएंगी, जो कि मैंने कहा ना कि ट्यूशन व्यूशन अभी मत जाइए, घर बैठ के अपनी पढ़ाई कीजिए, सेल्फ एफर्ट्स कीजिए। क्लास आपको लेनी है तो ट्यूशन जाने की बजाय, ऑफलाइन जाने के बजाय आप ऑनलाइन ट्यूशन ले सकते हो, जहां पर आपको लाइव टू लाइव इंटरेक्शन मिलेगा अपने टीचर्स के साथ में। टीचर आपकी क्लास में रहेगी, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ऑफलाइन में आप पढ़ रहे हो। तो आपके डाउट उधर से आते रहेंगे, इधर से टीचर आपको जवाब देती रहेगी, तो आपके सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। काफी बच्चे एनरोल कर चुके हैं। साथ साथ में आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है। स्टडी मटेरियल में आपको पीडीएफ है, मॉक टेस्ट है, ठीक है, आपका प्रैक्टिस सेट है, लेटेस्ट पैटर्न पर सैंपल पेपर्स होते हैं। तो आप ये बताइए, इतनी सारी चीजें जब आपको घर बैठे दी जा रही है, साथ में आपको ई बुक्स वगैरह भी दी जा रही है, तो इतनी सारी चीजें जब आपको घर बैठे मिल रही हैं, तो आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है ना ऑफलाइन में। अब आप ये देख रहे हो कि इसका जो प्राइस है वो 8924 है। अब आप ये मानकर चलिए कि अगर आप अपने ऑफलाइन में पर सब्जेक्ट अगर आप 1000 रुपीज दे रहे हैं, ठीक है, और मंथ में आपने 4 सब्जेक्ट के ट्यूशन में कितने पैसे दिए, 4000, ठीक है। 4000 अगर आप पर मंथ दे रहे हैं तो इसकी वैलिडिटी तो हमारी 13-12 मंथ की है, पूरे 12 महीने की है। तो 12 महीने में आप 9000 रुपए खर्च कर रहे हो, और इधर तुम क्या कर रहे हो, इधर आप एक इसके मंथ में 4000 दे रहे हो, तो पूरे साल के कितने हो जाएंगे आपके 48000। तो आप ये देखिए 48000 ज्यादा है या फिर 8924 ज्यादा है, मतलब 9000 ज्यादा है। ये सोचिए आप। इस पर भी आपको इतना नहीं करना, इस पर भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है जब आप कूपन कोड यूज करोगे Y489। अब इस Y489 कूपन कोड को कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद क्या करना है आपको, इस तरीके से आपको करना है, इसमें जाना है,
और इसको क्या करना है, गूगल पर जाना है। अगर आपने अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट डाउनलोड कर लेंगे। गूगल पर जाना है, यहां पर करना है क्या, यहां पर करना है अड्डा 24/7 टाइप करना है, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहां पर आएगा आपका ऑल कोर्सेज। जैसे आपने ऑल कोर्सेज पे क्लिक किया, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, फिर CUET पे, देन उसके बाद आपका महापैक है आर्ट्स से, जिसके भी आप स्टूडेंट हो तो आपको क्लिक करना है। महापैक वालों के लिए बता दूं कि ये इतना बेनिफिशियल है कि पूरे साल भर आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा। महापैक वालों की बात कर रही हूं। इसमें आपके बोर्ड एग्जाम प्लस CUET दोनों की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, तो जल्दी से जाएंगे और इस श्रेष्ठ बैच में एनरोल करेंगे अपने आप को। यहां पर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, कूपन कोड लगाएंगे यहां पर Y489। मैंने क्या कहा, कूपन कोड लगाएंगे Y489। कूपन कोड लगाया, अप्लाई किया, ये देखिए अब जो 9,000 रुपए का था, 89 समथिंग कुछ का था, अब ये 8714 का हो गया है। बच्चे जल्दी जाइए, टाइम बहुत कम है। जितना जल्दी आप इसमें ज्वाइन करोगे तो सारे झंझटों से आप छूट जाओगे। कहने का मतलब ये कि जो प्रिपरेशन आप करके लेकर जाओगे ना, जो CUET में 2023 में 2022 में अड्डा 24/7 के स्टूडेंट ने जो धमाल मचाया है, वही धमाल आप भी मचा सकते हो, वही टॉपर आप भी बन सकते हो। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको बनना है स्टेट टॉपर, बनना है डिस्ट्रिक्ट टॉपर, बनना है आपको अपने स्कूल का टॉपर बनना है, साथ साथ में आपको CUET का टॉपर बनना है, तो उसके लिए आपके लिए ये जो सारी चीजें बताई गई है, श्रेष्ठ बैच, इसको ज्वाइन कीजिए और अपने ड्रीम को फुलफिल कीजिए। आपके साथ में आपके पेरेंट्स का भी तो ड्रीम होगा ना कि मेरा बच्चा दोनों एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करे। पैसों को देखोगे, रिस्क नहीं लोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए रिस्क लो, ठीक है। और ये रिस्क तो आप अपने लिए ले रहे हो ना, किसी और के लिए नहीं ले रहे हो। तो एक मौका जरूर दीजिए और सोचिए थोड़ा ठंडे दिमाग से कि ऑफलाइन में ट्यूशन ज्यादा बेटर है या फिर ऑनलाइन में, ठीक है। ये सारी चीजें आपको वही दी जा रही है और बेस्ट टू बेस्ट फैकल्टी, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी। आपको पता है कि अड्डा 24/7 की फैकल्टीज किस तरह का इंटरेक्शन अपने बच्चों के साथ में रखती है, स्टूडेंट के साथ में रखती है। तो जाइए जल्दी से एनरोल कीजिए, Y489 कूपन कोड लगाइए और अपने ड्रीम को फुलफिल कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।